हेलो बच्चों, नमस्कार। नालंदा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज 10th क्लास के जे प्रक्रम पाठ में अपन रक्त के बारे में पढ़ेंगे। जो रक्त है इस कितने प्रकार का होता है, किससे बना होता है, कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है, किस तरह से हमारे शरीर में ये घूमता है, किससे बनता है और ये कितनी मात्रा में होता है, कितने प्रकार का होता है, इस सारा का सारा वर्णन हम इस पाठ में करेंगे। और उसके बाद में रक्त समूह के बारे में भी वर्णन करेंगे कि रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, फिर रक्त के कार्य कौन कौन से होते हैं इसके बारे में, फिर हृदय का सचित्र वर्णन करेंगे। हार्ट जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य करता है, फिर उसकी क्रिया विधि किस तरह से वो काम करता है, और फिर हृदय के अंदर निकलने वाली जो धमनी होती है, शिराएं होती है, कौन सा रक्त ले जाती है, कहाँ तक ले जाती है, कैसे ले जाती है, उसके बारे में। और लास्ट में लसिका के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लसिका, लिम्फ के वर्णन के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। पहला है रुधिर। रुधिर यानी रक्त। जो रक्त होता है ये किसका बना होता है, रक्त कैसा होता है? रक्त जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है। इसकी जो पीएच होती है, यानी ये अम्लीय मात्रा में होता है या क्षारीय मात्रा में होता है, तो ये दुर्लभ क्षार होता है, दुर्बल क्षार होता है। पीएच जो इसकी होती है, पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक सांद्रता। पीएच होती है इसकी 7.4। ये दुर्लभ क्षार है रक्त। और इसका जो निर्माण होता है, रक्त का जो निर्माण वो अस्थि मज्जा से होता है। अस्थि मज्जा से, बोन मैरो से होता है। अस्थि मज्जा से इसका निर्माण होता है। और रक्त के जो प्रकार है, ये रक्त दो प्रकार का होता है। रक्त टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। एक इसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, और दूसरा होता है केशिका है। कोशिका। रक्त का जो प्लाज्मा जो है वो 55% भाग बनाता है। अगर 100 ml रक्त है तो 55 ml उसके अंदर प्लाज्मा होता है। कोशिका जो रक्त का है शेष 45% भाग बनाती है। 45% भाग। प्लाज्मा के अंदर भी, प्लाज्मा जो भी है वो भी दो भागों में टूटा हुआ होता है। पहला भाग होता है जल। जल रक्त का लगभग 90 से 92% भाग बनाता है। प्रतिशत भाग जल होता है। 8 से 10% भाग इसके अंदर प्रोटीन होती है। प्रोटीन 8 से 10% भाग प्रोटीन का होता है। इसी प्रकार ये केशिकाएं जो होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। कोशिकाएं भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है WBC, श्वेत रक्त कणिका। या कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका।
और दूसरी होती है आरबीसी, लाल रक्त कोशिका। और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। तो कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। इसको हिंदी में कहा जाता है प्लेटलेट्स। इसी प्रकार आरबीसी जो है और ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सफेद कलर की होती है। इसका मतलब इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। दूसरा कोशिका है केंद्रक, इसके अंदर पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और तीसरी मुख्य बात है इसकी कि इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल यानी ये जीवित रहती है वो 3 से 4 दिन। जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। इसी प्रकार डब्ल्यूसी, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दूसरी बात, केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। और तीसरी बात, जीवन काल 120 दिन का। चौथी बात, मुख्य बात है, जब डब्ल्यूबीसी समाप्त हो जाती है तो इसका जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो पीलिया को कहा जाता है। पीलिया को आरबीसी का शमशान कहा जाता है। शमशान कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसी तरह से प्लेटलेट्स, इसका कार्य होता है रक्त में थक्का बनाना, रक्त का थक्का। इसमें एक मुख्य रूप से प्रोटीन पाई जाती है प्रोथ्रोम्बिन। एक पाया जाता है हिपेरिन। हिपेरिन का काम है रक्त को थक्का नहीं बनाने देना, यानी रक्त को जमने नहीं देता हिपेरिन। इसी प्रकार से प्लाज्मा में जो है प्रोटीन, ये प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में भी पाई जाती है। श्वेत कणिकाएं जो होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। इसका अन्य भी कार्य होता है। श्वेत कणिकाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, यानी डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है कणिकामय और दूसरी होती है कणिका रहित। कणिकामय कोशिका में
तीन प्रकार के अंग पाए जाते हैं, मुख्य रूप से तीन प्रकार के अंग पाए जाते हैं। एक होता है पहला इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। दूसरा न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। और तीसरा बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल को महाभक्षक कोशिका, भक्षक कोशिका कहा जाता है, भक्षक कोशिका, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। यानी ये हमारे शरीर में जो किसी रोगाणु द्वारा, जो भी रोगाणु द्वारा वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है उससे लड़ने की कोशिश करती है, उसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली ये कोशिका होती है, जिसको भक्षक कोशिका के नाम से जाना जाता है। और कणिका मह दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट, टी मोनोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट को महाभक्षक कोशिका कहते हैं, महाभक्षक कोशिका। ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए ज्यादा मात्रा में प्रेरित होती है। लिम्फोसाइट कोशिका लिम्फ बनाने के काम आती है, लसिका का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट भी तीन प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट साइट, बी लिम्फोसाइट और तीसरी होती है मारक प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण, मारक प्राकृतिक वर्ण। इसी प्रकार से ब्लड में रक्त जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है और दुर्बल क्षार होता है, यानी इसकी प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति होती है प्रकृति। और पीएच का मान 7.4 होता है, ये दुर्बल होता है। और इसका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा से होता है। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा के अंदर भी 90 से 92% जल होता है, यानी पानी होता है, और 8 से 10% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, 8 से 10% प्रोटीन। और दूसरी होती है कोशिकाएं। कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, यानी बिंबाणु। बिंबाणु पहला इसका अंदर है श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। दूसरा होता है केंद्रक पाया जाता है और उसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, और इसका जो कब्रिस्तान होता है वो शरीर का ब्लड ही होता है। और दूसरा होता है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, केंद्रक नहीं होता है, और जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, जो उसकी मृत, इसका जो कब्रिस्तान कहलाता है, यानी ये समाप्त पीलिया में जाती है तो ये समाप्त हो जाती है। और रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का जो रंग लाल रंग, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ग्लोबिन के कारण होता है, कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन
दो पदार्थों से मिलकर बना है। पहला है हीमो यानी आयरन। आयरन, रक्त के अंदर आयरन होता है यानी लोहा होता है, लोहे का रंग ज्यादा मात्रा में लाल होता है। और दूसरा जो होता है वो ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं हीमोग्लोबिन, जिससे रक्त का रंग लाल होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट सफेद रक्त कणिकाएं जो होती है, सफेद रक्त कणिकाएं WBC, ये दो प्रकार की होती है, कणिकामय और कणिका रहित। कणिकामय कोशिका इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल कोशिकाएं होती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दोनों कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर जीवाणु द्वारा जो वायरस डाला जाता है, जीवाणु जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, उन रोग को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। और बाकी इओसिनोफिल और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में जो रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, इसमें प्रोथर्मिन नामक प्रोटीन होती है, हिप्पेरिन नामक प्रोटीन होती है, और एक दूसरी प्रोटीन होती है जिसको हिस्टोन कहते हैं। हिस्टोन, हिप्पेरिन जो होती है वो रक्त का थक्का जमने नहीं देती है, और हिस्टोन जो होता है वो रक्त का थक्का जमने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हृदय, हार्ट। हार्ट मछलियों में हृदय वो दो कोष्ठ की होता है, दो कक्षों का, दो कक्षों का। दूसरा सरीसृपों में हृदय 3 कक्ष की होता है, कक्षीय होता है। लेकिन मगरमच्छ को छोड़कर, मगरमच्छ में हृदय 4 कक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ को छोड़कर। तीसरा पॉइंट, मानव में हृदय 4 कक्षीय होता है, 4 कक्षीय। चार कक्षीय होता है। तो मानव हृदय चौथी बात, हृदय फेफड़ों के बीच में फंसा होता है, बीच में फंसा। पांचवा, हृदय पंप का काम करता है, पंप का कार्य करता है। हृदय, छठा टॉपिक, हृदय जीवन भर लयबद्ध रहता है, यानी धड़कता रहता है, लयबद्ध रहता है।
7वां पॉइंट, हृदय, मानव हृदय, हृदय अपनी मुट्ठी के बराबर होता है, मुट्ठी के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे हृदय का चित्र। हृदय का चित्र, तो मानव का हृदय जो होता है वो 4 कक्षीय होता है। 4 कक्षीय, 4 कक्षीय, 4 कक्षीय होता है। चार कक्षीय, चार कक्षीय। पहला जो कक्षक होता है, इस भाग को, ये थोड़ा बड़ा होता है, इस बड़े भाग को बायां निल्य कहा जाता है। बायां निल्य, बायां निल्य। और इस छोटे भाग को दायां निल्य कहा जाता है। दायां निल्य, दायां निल्य। बाएं निल्य के ऊपर गोलाकार जो भाग होता है उसको कहा जाता है बायां आलिंद। बायां आलिंद, बायां आलिंद। और दाएं निल्य के ऊपर गोलाकार भाग को दायां निल्य, दायां आलिंद। दाएं निल्य के ऊपर भाग को दायां आलिंद, दायां आलिंद। दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में ये जो पट्टिका पाई जाती है, इस बीच में एक पट्टिका पाई जाती है, इस पट्टिका को आलिंद पट्ट कहते हैं। आलिंद पट्ट या फिर अंतरा आलिंद पट्ट, अंतरा आलिंद पट्ट भी कहा जाता है। निल्य और निल्य के बीच में पट्टिका को, ये निल्य और निल्य के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, निल्य और निल्य के बीच में पट्टिका को अंतरा निल्य पट्ट, क्योंकि ये निल्य और निल्य के बीच है, अंतरा निल्य पट्ट हो रहा है। बायां आलिंद जो थोड़ा सा बड़ा भाग है, क्योंकि रक्त जो पहले होता है वो बायां आलिंद में भरता है, इसलिए इसका ये जो भाग है वो बड़ा होता है। और रक्त पुनः जो शरीर में प्रवेश करके आता है दाएं आलिंद में आता है, तो दाएं आलिंद थोड़ा सा बड़ा भाग है और ये थोड़ा सा छोटा भाग होता है। दायां आलिंद बड़ा होता है बाएं आलिंद से, और बायां निल्य बड़ा होता है दाएं निल्य से। बाएं आलिंद में से एक धमनी निकलती है, एक धमनी निकलती है जिसको महाशिरा कहा जाता है। महाधमनी कहा जाता है। महाधमनी, महाधमनी, महाधमनी। और दाएं आलिंद में से फेफड़ों से एक
नली प्रवेश करती है जिसको नली प्रवेश करती है जिसको फफूसीय फफूसीय सिरा कहते हैं। फफूसीय सिरा यानी पल्मोरी सिरा, पल्मोरी सिरा, पल्मोरी सिरा। दाएं आलिंद में एक धमनी प्रवेश करती है मुख्य रूप से जिसको महाशिरा कहा जाता है। महाशिरा, महाशिरा। और दाएं आलिंद में से एक धमनी बाहर निकलती है जिसको पल्मोरी धमनी, पल्मोरी धमनी कहते हैं। दाएं आलिंद के सिरे पर एक मोटी मसाल पाई जाती है। इस मसाल को कहा जाता है पेसमेकर। पेसमेकर सभी का एक एक का कार्य है। पेसमेकर, पेसमेकर से यानी एस एन नोड, एस एन ए। पेसमेकर का कार्य है यहां से विद्युत तरंगे उत्पन्न करना, और विद्युत तरंगे उत्पन्न करके आलिंद पट के ऊपर जो नोड पाया जाता है जिसको ए नोड कहा जाता है, यहाँ ए नोड तक ये विद्युत तरंगे यहाँ तक पहुंचाती है। विद्युत तरंगे पहुंचाने के बाद ए नोड से एक गहरी वर्ताकार संरचना निकलती है। इस संरचना को बोला जाता है हिज का बंडल, हिज का बंडल, हिज बंडल। हिज बंडल से छोटे छोटे तंतु निकलते हैं, फाइबर। ये पूरे तंतु पूरे हार्ट में फैलते हैं। इस पूरे तंतुओं को कहा जाता है पुरकुंजे के तंतु, पुरकुंजे के तंतु। पुरकुंजे के तंतु से जब पुरकुंजे के तंतु दबाव डालते हैं तो नीले सिकुड़ता है। नीले सिकुड़ने के कारण रक्त जो होता है वो महाधमनी में प्रवेश करता है, और महाधमनी से रक्त, महाधमनी जो होती है वो छोटी छोटी केशिकाओं में खुलती है, छोटी केशिकाओं में खुलती है। और ये केशिका जो होती है वो रक्त को पूरे शरीर में बांटती है, और पुनः छोटी छोटी केशिकाएं मिलकर एक कोशिका बनाती है शरीर। केशिका में खुलती है और केशिकाएं रक्त को पूरे शरीर में डालती है। शरीर के अंग, शरीर के अंग से पुनः ये कोशिकाएं मिलकर धमनी में आती है। इस तरह से ये हृदय का जो चित्र है। नेक्स्ट, क्रियाविधि। हृदय की क्रियाविधि मान लेते हैं ये 4 कोष्ठक के हृदय है। ये बायां आलिंद, बायां नील्य, ये दायां नील्य, दायां आलिंद, और ऊपरी भाग पाया जाता है फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ों से निकलती है श्वसन नली, फेफड़ों में प्रवेश करती है श्वास नली, फेफड़ों में श्वास नली प्रवेश करती है, श्वास नली।
और श्वास नली से हमारे द्वारा जो गैस ग्रहण की जाती है वो ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है, O2। जैसे ही ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में आती है तो फेफड़ों के अंदर जो भरा होता है अशुद्ध रक्त, फेफड़ों के अंदर भरा हुआ अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है और वह शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा से, फेफड़ों से एक शिरा निकलता है पल्मोनरी शिरा से, पल्मोनरी शिरा शिरा पल्मोनरी शिरा से रक्त दाएं आलिंद में पहुंच जाता है और दाएं आलिंद में दाएं आलिंद में दाएं आलिंद में एक कपाट पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है जिस कपाट को कहते हैं त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट। और बाएं आलिंद में एक कपाट पाया जाता है जिसको कहा जाता है द्विवलन कपाट, द्विवलन कपाट। द्विवलन कपाट, द्विवलन कपाट यहां पाया जाता है त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट और यहां पाया जाता है द्विवलन कपाट। तो द्विवलन कपाट होता है वो खुल जाता है और रक्त प्रवेश करता है निल्ले में, रक्त प्रवेश करता है निल्ले में। त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट और ये पाया जाता है द्विवलन कपाट, द्विवलन कपाट। तो द्विवलन कपाट से रक्त हृदय में प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश करने से यहाँ पर पाई जाती है महाशिरा, महाशिरा पर लगी होती है अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, चंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। यहां से यह रक्त नीचे प्रवेश करेगा तो यह द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट बंद हो जाएगा और बंद होने से अर्धचंद्राकार कपाट का यहाँ दबाव उत्पन्न होगा और हृदय शीतलन होगा। दबाव उत्पन्न के कारण ये कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएगा और रक्त पूरे शरीर में चला जाएगा, केशिका द्वारा रक्त चला जाएगा पूरे शरीर में, शरीर के अंगों में। शरीर के अंगों में, शरीर के अंगों से रक्त के अंदर मिल जाएगी CO2, यानी रक्त अशुद्ध हो जाएगा और अशुद्ध रक्त पुनः चला जाएगा दाएं आलिंद में, आलिंद, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से पुनः ये कपाट खुल जाएगा त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट खुलेगा, रक्त आ जाएगा पुनः निल्ले में। निल्ले में जैसे रक्त करेगा तो पल्मोनरी धमनी से, पल्मोनरी धमनी से रक्त पुनः चला जाएगा फेफड़ों में, रक्त पुनः फेफड़ों में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से यह चक्कर चलता रहेगा और यह चक्कर 1 मिनट में
72 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। हृदय धड़कता है। तो ये हृदय की क्रियाविधि है। क्रियाविधि। और 1 मिनट 1 चक्कर में 70 लीटर ml रक्त पंप होता है। पंप होता है। इसी तरह से ये आपका हृदय की क्रियाविधि और हृदय का चित्र और रक्त की क्रियाविधि और रक्त के बारे में जो वर्णन है, ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।